आज है मोहम्मद शाह। ठीक है, मोहम्मद शाह। कब से कब तक है? 1719 टू 48। इनका एक नाम है, मूल नाम है, वह रोशन अख्तर। और इनकी उपाधि है, जैसे सबको मिली थी, रंगीला। ठीक है, इनको भी गद्दी सैयद बंधुओं के कारण मिली। ठीक है, तो सैयद ब्रदर्स के द्वारा अपॉइंटेड एक किस नंबर के शासक हैं? सबसे पहले उसने फारूक शेर, फिर रफ़ीउद्दर्जात, रफ़ीउद्दौला और ये मोहम्मद शाह। 4 शासकों को उसने दिल्ली की गद्दी पर बिठाए। तो सबसे इसीलिए वो किंग मेकर है। लोग आए तो उससे ज़्यादा भी शक्तिशाली रहे, जैसे ईरानी गुट तो प्रारंभ में सबसे ज़्यादा शक्तिशाली रहा है, बट सबसे ज़्यादा काम अगर किसी ने किया है तो इन्होंने किया है, सैयद ब्रदर्स ने। इतिहास में इनको किंग मेकर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, मोहम्मद शाह रंगीला का जो समय है वो एक्चुअली यहाँ से परिणाम दिखेगा मुगल साम्राज्य के पतन का। इसके पहले जो इंटरनल एक कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई है, एक इंटरनल जो वीकनेस आई है, एक इंटरनल जो अनरेस्ट की सिचुएशन उत्पन्न हुई है, उसका रिजल्ट इधर दिखेगा। अभी तक क्या रहा है? मुगल कोर्ट में गुटबंदी हो रही है, किंग मेकर्स के द्वारा शासक अपॉइंट किए जा रहे हैं, फिर शासन की जो क्रियाविधि है, गतिविधियां हैं, वो किंग मेकर के द्वारा संचालित किए जा रहे हैं। निर्णय कौन ले रहा है? किंग मेकर लेगा, और कौन लेगा? तो ये सब केवल एक दिखाने के लिए है शासक, है ना। और ये सब चीज़ें अन्य देशों के लिए या विदेशी, जैसे कि फॉरेन अटैक्स भी इसके बाद हुए हैं। ठीक है, जैसे 2 बड़े रिजल्ट देखने को मिलते हैं, एक तो विदेशी आक्रमण और दूसरे राइज ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स, जो मुगलों से निकलकर, मुगलों से हटकर, उनसे टूटकर स्वतंत्र हो गए। तो ये 2 क्या है? परिणाम है। कुल मिलाकर के मुगल साम्राज्य की जो संप्रभुता है पूरी तरीके से मोहम्मद शाह रंगीला के समय से ही ध्वस्त हो जाती है। नादिर शाह आएगा, हालांकि जाएगा तो इनको ही अपॉइंट करके, लेकिन अपने अधीन। अहमद शाह अब्दाली आएगा, अपॉइंट तो यहीं के रूलर को करके जाएगा, लेकिन अपने अधीन। आगे चल करके आधुनिक भारत के इतिहास में ही हम सहायक संधि पढ़ेंगे, तो सहायक संधि जो अंग्रेजों की होती है वो कैसे होती है? संबंधित राज्य के शासक के साथ एक ऐसी संधि जिसमें उनकी एक्सटर्नल सवर्जिनिटी को कैप्चर कर ली जाती है। इंटरनल सवर्जिनिटी यानी एक प्रकार की जिम्मेदारी, अकाल पड़ गया, सड़क बनवाना है, जो आम लोगों की एक जिम्मेदारी होती है, वो तो शासक की होती है। और एक्सटर्नल अफेयर्स के मामले ले लीजिए, या सैनिक मामले ले लीजिए, या बड़े बड़े अपॉइंटमेंट्स ले लीजिए, ये वो लेके चले जाते हैं, है ना। यही चीज़ देखने को यहाँ मिलती है। जैसे नजीबुद्दौला आएगा, इनका नाम पहले जाने रहिए। नजीबुद्दौला आएगा, नजीबुद्दौला अहमद शाह अब्दाली के रेजिडेंट के रूप में दिल्ली में रुकेगा। ठीक है, अब वो अहमद शाह अब्दाली तो गए, शासक भी नियुक्त कर दिए। किसको? यहीं के मोहम्मद शाह रंगीला के बाद कौन? अहमद शाह के बाद आलमगीर
द्वितीय शासक भी अपॉइंट करके गया, लेकिन शासक की जो एक्सटर्नल सवर्जिनिटी है वो कैप्चर कर गया नजीबुद्दौला। ठीक है, तो अपनी सेना, कमांडर इन चीफ और सबसे बड़ी बात रेजिडेंट, तो उसके नियंत्रण में यहाँ का शासन कार्य होता है। तो एक प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि बाद की जो सहायक संधि है उसके लक्षण यहीं से देखना, मोहम्मद शाह के बाद से दिखना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, यानी मुगल साम्राज्य एक मुखौटा बनकर रह गया। जब ऐसा कमेंट हम लोग पढ़ते हैं तो उसकी स्टार्टिंग यहीं से मानी जाती है। ठीक, नहीं पल्ले पड़ गया। तो मोहम्मद शाह रंगीला में लिखी कि इसको भी गद्दी सैयद बंधुओं की मदद से मिली है, पहली चीज़। दूसरी लाइन इसमें जोड़ दीजिए, सैयद बंधुओं का पतन भी इसी के समय में हुआ, मोहम्मद शाह रंगीला का। ठीक है, द डिक्लाइन ऑफ सैयद ब्रदर्स या सैयद ब्रदर्स डिक्लाइन इन द टाइम ऑफ मोहम्मद शाह। सैयद बंधुओं का पतन भी इसी के समय में हुआ। ठीक, स्वभाव से अति विलासी होने के कारण इसकी उपाधि रंगीला की थी। स्वभाव से अति विलासी होने के कारण इसकी उपाधि रंगीला की थी। हिज टाइटल वॉज रंगीला ड्यू टू मोर लग्जेरियस लाइफ, विलासितापूर्ण जीवन, ड्यू टू स्पेंड मोर लग्जेरियस लाइफ। ठीक है, चलिए कुछ एक नंबर वाले नोट कर लीजिए। इसके समय में उर्दू राजभाषा के पद पर प्रतिष्ठित हुई, पहली बात। द उर्दू, नोट कीजिए, क्या कुछ छूट रहा है क्या? द उर्दू इसके समय में उर्दू भाषा है, द लैंग्वेज उर्दू, ऐसा भी लिख सकते हैं, वॉज सेट अप एज द ऑफिशियल लैंग्वेज। इसके समय में उर्दू राजभाषा के पद पर प्रतिष्ठित हुई, ऑफिशियल लैंग्वेज। ऑफिशियल लैंग्वेज किस लैंग्वेज को कहते हैं? जिसमें सरकारी कामकाज हो, है ना। आज की ऑफिशियल लैंग्वेज क्या मानी जाती है? अंग्रेजी की हिंदी है? हिंदी है कि दोनों है यार, कुछ मामलों में अंग्रेजी है, कुछ मामलों में हिंदी है, दोनों है, कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग है। कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से हिंदी है। खैर चलो वो मुद्दा छोड़िए। इसी के समय में प्रांतीय राज्यों ने अपनी स्वायत्तताएं घोषित करनी शुरू कर दी। इसी के समय में फ्रॉम द टाइम ऑफ दिस रूलर, from the time of this ruler, the units of Mughal Empire started to announce themselves as independent। हालांकि यहाँ स्वायत्तताएं लिखा है, स्वायत्तताएं अगर रियल देखा जाए तो दूसरे अर्थ में है, वो अंडरटेकिंग है, बट यहाँ स्वतंत्रताएं घोषित कर दी। थोड़ा बहुत तो मुगल को मान ही रहे हैं, है ना। और पहला स्वतंत्र होने वाला राज्य, द फर्स्ट स्टेट हु
got independence. The first state who got independence was, पहला राज्य जिसने स्वतंत्रता घोषित की was हैदराबाद। पहला स्वतंत्र होने वाला राज्य हैदराबाद था। आफ्टर दैट अवध, बंगाल, मैसूर, etc या अदर्स बिकम इंडिपेंडेंट। ठीक, कंप्लीट हो गया। पहला स्वतंत्र होने वाला राज्य हैदराबाद था, इसके बाद अवध, बंगाल, मैसूर और अन्य राज्य स्वतंत्र हुए। ठीक है, इसके समय में नादिर शाह के नेतृत्व में विदेशी आक्रमण हुआ। देयर बिकम द फॉरेन अटैक इन द लीडरशिप ऑफ नादिर शाह के नेतृत्व में विदेशी आक्रमण हुआ। द लीडरशिप ऑफ नादिर शाह फ्रॉम, कहां से? नादिर शाह कहां का था? फारस, पर्सिया, ईरान आप कह लीजिए, ईरान है ना, ईरान, पर्सिया, फारस। ठीक, ईरान से, पर्सिया से विदेशी आक्रमण हुआ नादिर शाह के नेतृत्व में। कब? 1739, इन 1739, 1739 में। एक युद्ध लड़ा गया है, थोड़ा सा 2-3 लाइन उस पर नोट कर लीजिए। नादिर शाह के साथ मोहम्मद शाह का प्रसिद्ध युद्ध करनाल का युद्ध हुआ। नादिर शाह के साथ मोहम्मद शाह का प्रसिद्ध युद्ध करनाल का युद्ध था। देयर वाज द फेमस बैटल ऑफ करनाल बिटवीन नादिर शाह एंड मोहम्मद शाह। बैटल ऑफ करनाल कहाँ हुआ? करनाल कहाँ है? हरियाणा में है। तो उधर से तो नादिर शाह है और इधर से कितने लोग हैं? इन द लीडरशिप ऑफ मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह, इसमें ही लाइन नोट करनी है, मोहम्मद शाह की तरफ से सआदत अली खां, खाने दौरान सआदत अली खां, खाने दौरान और चिनकलिश खां शामिल हुई। ठीक है, सआदत अली खां ये अवध के नवाब हैं, मतलब बने सूबेदार थे उस समय, तो
सूबेदार ऑफ अवध। खाने दौरान कमांडर इन चीफ मीर बख्शी हैं। और चिनकलिज खां ये कौन है? उस समय ये कौन है? चिनकलिज खान नाम लिखा है मैंने। निजामुल मुल्क तो है, किस गुट के लीडर के रूप में है? हैदराबाद के फाउंडर है ये। तो अभी हैदराबाद ठीक है, गुट हम पूछना चाह रहे हैं। तुरानी गुट, शायद ईरानी गुट के नहीं, ये तुरानी गुट हैं। एक्चुअली जो सैयद ब्रदर्स के बारे में अभी आपने लिखा है ना कि मोहम्मद शाह के समय में सैयद ब्रदर का विनाश हुआ, वो चिनकलिज खां के ही षड्यंत्रों का शिकार हुए हैं, इसी के कारण। ठीक है, तो ये 3 लोग इसकी ओर से आए। खाने दौरान 3 घंटे मात्र युद्ध चला है। खाने दौरान मारा गया, इससे कोई बहुत लेना देना नहीं है, लेना देना इससे है। चिनकलिज खां ने मोहम्मद शाह की ओर से समझौता करा लिया। क्या किया? समझौता करा लिया। इसने मीडिएटिंग की, किसने? चिनकलिज खां ने। और मोहम्मद शाह और नादिर शाह में एक समझौता करा लिया। ठीक है, तो देयर बिकम ए ट्रीटी बिटवीन मोहम्मद शाह एंड नादिर शाह by the efforts of चिनकलिज खां। ठीक है, ये क्वेश्चन पुटअप होता है और जनरली होता है, किसकी मदद से दोनों के बीच करनाल के युद्ध में समझौता हुआ था? चिनकलिज खां की मदद से या मध्यस्थता से मोहम्मद शाह और नादिर शाह के बीच समझौता हो गया। देयर बिकम ए ट्रीटी बिटवीन नादिर शाह एंड मोहम्मद शाह बाय द एफर्ट्स ऑफ चिनकलिज खां। क्लियर हो रहा है ना यहाँ पर? तो खाने दौरान मारा गया, ये समझौता हो गया। शहादत खां कहाँ गए? ये 3 का नाम लिखा गया तो बहुत ही प्लान के साथ लिखा गया है ना, सबकी जरूरत है। शहादत खां बना लिए गए बंदी। शहादत खां बिकम अरेस्ट या अरेस्टेड। ठीक है, वो हो गए कैद। हो गया। नादिर शाह ने चिनकलिज खां को मीर बख्शी का पद दिया। समझौता इसी के कारण हुआ था, मामला सेटल हो गया। तो मोहम्मद शाह फिर से सरकार बनाएंगे। उसके बाद तो अभी ये पद खाली हो गया ना, खाने दौरान मारा गया था तो मीर बख्शी का, और ये चाहता भी था, तो चिनकलिज खां को बनाया गया। चिनकलिज खां वॉज अपॉइंटेड एज मीर बख्शी। इसको कमांडर इन चीफ यानी मीर बख्शी के पद पर नियुक्त किया गया। बैटल ऑफ करनाल की डेट भी 24 फरवरी 1739, ये भी नोट कर लीजिए। 1739। शहादत खां भी यह पद चाहता था। शहादत खां, सआदत है, शहादत नहीं है, सआदत ये है। सआदत खां भी ऐसे लिखा जाएगा, सआदत खां उर्फ बुरहारुन मुल्क, पूरा नाम है इसका, बुरहारुन मुल्क।
शहादत अली खां उर्फ बुरहानुल मुल्क। ये पद मीर बख्शी का पद ये भी चाहता था, ठीक, मिला नहीं तो अब क्या करेगा ये? मीर बख्शी कौन बन गया? चिनकलीज खां। तो इसने नादिर कैद किया हुआ था, कैद में तो था ही नादिर शाह के, इसने नादिर शाह को बुलाया, इधर सुनो। अच्छा, ये जो समझौता इसने कराया था, किसने? निजामुल मुल्क ने। ये 20,000 रुपये करा दिया था। चलो 20,000 रुपये शहादत अली खां, ये मोहम्मद शाह आपको दे देंगे, जो भी खर्चा हो उतनी दूर से आने जाने का, समझौता कर लो, कुछ है नहीं, बेचारे गरीब आदमी, सब लूट गया, जो था वो सब खत्म करा दिया, मैनेज करा दिया। अब वो शहादत खां बुलाया, नादिर शाह इधर हो, बेवकूफ़ बना दिया तुमको 20,000 में। अगर आप दिल्ली पर अटैक करते 20 लाख में, यहाँ 20 लाख में समझौता हुआ था, 20 करोड़ की बात करी थी, यहाँ पर 20 लाख में समझौता हो गया था। इसके कारण उसने बुलाया, अब मीर बख्शी उसको बना दिया, तो अंदर से चिढ़ा हुआ एकदम से। उसने कहा अगर दिल्ली पर अटैक करते ना 20 करोड़ मिलते आपको, धोखा हुआ आपके साथ। भड़का दिया नादिर शाह को, उसको भी लगाया झूठ बोली, इतना पैसा रखते हुए दिया नहीं इन्होंने, 20 लाख में गरीब गरीब बता के कमज़ोर हैं ये करके समझौता करा दिया। फिर उसने अटैक दिल्ली पर कर दिया। किसने? नादिर शाह ने। बहुत लूटपाट करी, बहुत लूटपाट करी वहाँ पर, बहुत कत्लेआम हुआ। हालांकि मोहम्मद शाह के कहने पर मामला शांत हुआ, तो अचानक फिर एक अफवाह उड़ गई, ये क्यों सुने रही, अचानक फिर एक अफवाह उड़ गई कि किसी ने नादिर शाह की हत्या कर दी। तो उसके 700 सैनिकों, विद्रोह हो गया नगर में, 700 सैनिकों को मार दिया गया। नादिर शाह को सूचना मिली, यार ऐसी अफवाह उड़ाए लोग, और फिर विद्रोह हो गया। फिर उसने पूरे दिल्ली में कत्लेआम की, पूरे एकदम कत्लेआम का पूरा आदेश दिया पूरे दिल्ली में। बहुत ही निवेदन के बाद मोहम्मद शाह की ये कत्लेआम रोका गया है। नादिर शाह ने, मोहम्मद शाह ने अपनी पुत्री का विवाह उसके पुत्र के साथ किया, तब जाकर के मामला शांत हुआ। यहाँ से जाते समय ले गया कोहिनूर हीरा, जाते समय ले गया शाहजहां का तख्त ताउस, जो हीरो जड़ित सिंहासन था, और बहुत सारा धन। अब 20 करोड़ वाली बात, शहादत खां को कहा कहाँ गए भाई 20 करोड़ कहाँ है? तो बताया उसने भाई कुछ है नहीं, आपसे झूठ बोला गया, जिसने भी कहा ये सूचना गलत है। तो मैसेज मिला किसको? शहादत खां उपस्थित हो, 20 करोड़ लेके आए जिन्होंने बताया था। शहादत खां थे कहाँ? अवध में। उनको कहा कि मिलना तो है नहीं, उसको पता है नहीं है 20 करोड़ ना, उसने वहीं की वहीं आत्महत्या कर ली, अवध में ही। वो पहुंचा नहीं, कि उसको पता है 20 करोड़ मिलेगा नहीं तो भी मारेंगे, और हम जिंदा रहेंगे तो उस पर अटैक करके मार देंगे, कुल मिला के मरना तय है। तो कुल मिलाकर के इसने आत्महत्या कर ली, 20 करोड़ का मामला शांत हो गया। मोहम्मद शाह ने जैसे तैसे इसको मनाया। जाते समय तख्त ताउस, कोहिनूर हीरा और जो भी कुछ एक्स्ट्रा धन वो लेकर के गया, बेटे का विवाह भी किया उसके पुत्र के साथ, मामला शांत हुआ। दैट्स इट, क्लियर। तो ये करनाल का युद्ध है। इसमें 2-3 घटनाएं ऐसी हैं, ये कहानी समझ में आ गई ना, तो इसमें 2-3 इवेंट ऐसे जो घूम टहल के कभी न कभी पूछे जाते हैं। इस विदेशी आक्रमण बड़ा इंपॉर्टेंट पहलू था ये, ठीक है। शहादत खां और चिनकलीज खां का मुद्दा, मीर बख्शी, क्लियर हो गया, नोट भी कर लिया। तो इसको यहीं शांत कीजिए और अगले शासक की ओर हम लोग बढ़ते हैं। वो है अहमद शाह। अहमद शाह नोट कीजिए। अहमद शाह 1748 to 1754। 1748 to 1754 अहमद शाह। इसके समय में अफगानिस्तान के शासक अहमद शाह अब्दाली का आक्रमण हुआ।
अहमद शाह के समय में अहमद शाह का आक्रमण, ठीक है। उसका इसके समय में अफगानिस्तान के शासक अहमद शाह अब्दाली का आक्रमण हुआ। देयर अटैक द ऑफ अहमद शाह अब्दाली, रूलर ऑफ अफगानिस्तान। एक्चुअली इसने नादिर शाह के वैलिड उत्तराधिकारी के रूप में भारत पर दावा किया था। ही क्लेम्ड, नोट कीजिएगा, ही क्लेम्ड ऑन द नॉर्थ ईस्ट इंडियन फील्ड which was won by the Nadir Shah, North East Indian field which was won by the Nadir Shah as his valid successor, उसके वैध उत्तराधिकारी के रूप में, नादिर शाह के वैध उत्तराधिकारी के रूप में इसने भारत के उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों पर जो नादिर के शाह के द्वारा जीता गया था दावा किया, ठीक है। समझे? एक्चुअली अफगानिस्तान का जो क्षेत्र था ना, नादिर शाह ने जीत करके, वो भी एक्चुअली था वो तो फारस का शासक, सेंटर भी उसका फारस ही था, है, लेकिन अफगानिस्तान तक का क्षेत्र उसने पूरा विजिट कर लिया था, वो सब उसके साम्राज्य में थे। अहमद शाह अब्दाली उसके बाद उसका उत्तराधिकारी हुआ तो उसने अपना केंद्र अफगानिस्तान बनाया, बैक्ट्रिया का क्षेत्र बनाया और वहां से उसने शासन किया, तो उसको अफगानिस्तान का शासक कहा जाता है। एक्चुअली यहाँ पर एक कंफ्यूजन होता है, वो फारस का है या अफगानिस्तान का है, तो उत्तराधिकारी कैसे हो गए, ये एक समस्या आती है। समस्या की कोई बात नहीं है, उस नादिर शाह ने फारस से शासन किया था और अहमद शाह अब्दाली ने अफगानिस्तान से शासन किया था, क्योंकि दोनों उसके साम्राज्य, राजधानी चेंज नहीं हुआ करती, तो राजधानी तो चेंज नहीं हुआ, फारस का सेंटर वही था, इसने अफगानिस्तान को सेंटर बनाया, वो एक उप सेंटर के रूप में था, मैनेज किया हुआ था, ठीक है। क्यों ऐसा इसने इसलिए किया, क्योंकि भारत का एक बहुत बड़ा क्षेत्र, उत्तर पश्चिमी क्षेत्र तो डायरेक्ट इसने मिला ही लिया था सिंध तक का उस फील्ड में, लेकिन दिल्ली भी एक प्रकार से कब्जे में ही तो था। दिल्ली का जो शासक है उसको जीत करके वो गया था ना, तो अप्रत्यक्ष इनडायरेक्टली दिल्ली भी उसके कब्जे में था, तो दिल्ली से रिसोर्सेस के लिए उसने जो है, मेन तो भारत की सत्ता के लिए उसने अपना सेंटर इधर, तो इधर का भी मैंने जो इधर का एक बीच का काम कर रहा है ना, अगर भारत को भी ले लिया जाए तो बीच वाले सेंटर के रूप में काम कर रहा है, तो इसने अफगानिस्तान से शासन किया, इसलिए अफगानिस्तान का शासक कहा जाता है। इसके समय में अहमद शाह अब्दाली ने आक्रमण किया। कब? अब उसके कई आक्रमण, 7 आक्रमण हैं। पानीपत का तृतीय युद्ध, द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, पानीपत का तृतीय युद्ध जो अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच हुआ, which was held between Ahmad Shah Abdali and Marathas, considered as the big effect and result of attack of Ahmad Shah Abdali, अहमद शाह अब्दाली के आक्रमण का बड़ा परिणाम और प्रभाव माना जाता है। अहमद शाह अब्दाली के आक्रमण का एक बड़ा प्रभाव और परिणाम पानीपत का तृतीय युद्ध था, जो अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच लड़ा गया। हो गया? ये छूट तो नहीं रहा है?
इधर, ठीक है। बाकी पानीपत हम लोग पढ़ेंगे आगे, इसको यहीं पर स्टॉप। अहमद शाह के समय में साम्राज्य की अर्थव्यवस्था चरमरा गई, बिकम वेरी, द इकोनॉमी ऑफ मुगल एम्पायर बिकम very damaged in the time of Ahmad Shah. आलमगीर द्वितीय, अहमद शाह अब्दाली ने आलमगीर द्वितीय को ही बादशाह बनाया। बनाएगा कौन? जो जीत के जाएगा वही ना बनाएगा। आलमगीर द्वितीय को अहमद शाह अब्दाली ने ही बादशाह बनाया। अहमद शाह अब्दाली अपॉइंटेड आलमगीर सेकंड एज द मुगल एम्परर, appointed Alamgir II as the Mughal emperor, अब्दाली ने ही नजीबुद्दौला एक्चुअली उसका एक कर्मचारी था, ये योग्य था। अब्दाली ने ही नजीबुद्दौला को मुगल साम्राज्य का मुख्य सेनानी मीर बख्शी मुगल साम्राज्य का मुख्य सेनापति यानी मीर बख्शी और अपना रेजिडेंट यानी प्रतिनिधि नियुक्त किया, और अपना प्रतिनिधि नियुक्त किया। आलमगीर को बादशाह बनाया तो उस पर नियंत्रण कौन करेगा? अगर बादशाह बना रहा, वो तो जा रहा है अफगानिस्तान, तो उसने नजीमुद्दौला को अपॉइंट किया एज ए मीर बख्शी। एक तो पावर दे दी उसको मीर बख्शी दे करके, एज ए मीर बख्शी एंड रेजिडेंट और अपने प्रतिनिधि के रूप में उसको नियुक्त किया। नजीबुद्दौला को मीर बख्शी और अपना मुख्य प्रशासनिक एजेंट बनाया। अपॉइंटेड नजीबुद्दौला एज मीर बख्शी एंड हिज रेजिडेंट लिखा, ठीक है। प्रशासनिक एजेंट, रेजिडेंट का मतलब प्रशासनिक एजेंट भी होता है, तो प्रशासनिक देखभाल, उसके ऊपर ओवर रूल करना एक प्रकार से हो गया। एक बड़ी घटना हो रही है इसके समय में, आलमगीर सेकंड के समय में। वैसे डेट के अकॉर्डिंग सोचिए कौन सी घटना हो रही है। 54 से 58 के बीच 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ है इसके समय में। इसके समय में प्लासी का प्रसिद्ध युद्ध हुआ। इसके समय में इन द टाइम ऑफ आलमगीर देयर बिकम फेमस बैटल ऑफ प्लासी। देयर बिकम फेमस बैटल ऑफ प्लासी। प्लासी का प्रसिद्ध युद्ध हुआ है इसके समय में। प्लासी का प्रसिद्ध युद्ध हुआ है। हो गया तो हो गया। अगले शासक हैं शाह आलम। एक चीज देखो उतर गया, वो जो क्या नाम अभी आलमगीर लिखा है उसका मूल नाम है अजीजुद्दीन। वहीं कहीं बगल में लिख लीजिए एक नाम और, प्री के लिए एक आध बार कभी पूछा गया है। शाह आलम सेकेंड, ये आया है 1753
1806 शाह आलम सेकंड, अजीजुद्दीन नाम लिखा, अजीजुद लिख देना, लिखना है क्या, लिख देते, उसका नाम था शाह आलम सेकंड। एक नाम है इनका अली गौहर, उपनाम है या अन्य नाम है, अदर नेम। अली गौहर। अहमद शाह अब्दाली ने ही इनको भी शासक बनाया था। अहमद शाह अब्दाली ने ही इनको भी शासक बनाया था। ही वॉज ऑल्सो अपॉइंटेड एज एम्परर। ही वॉज ऑल्सो अपॉइंटेड एज एम्परर by the bless of अहमद शाह अब्दाली, उसकी ही कृपा से बने थे। जिसको चाहे उसको बना दे तो ब्लेस ही सही शब्द है यहाँ। जब वो जीता हुआ है पूरा, इनको हटा के उनको हटा, किसी को भी कुछ भी कर सकता, तो बाय द ब्लेस ऑफ अब्दाली, ठीक है, ये शासक बने। नजीबुद्दौला वैसे के वैसे है जैसे जो था। उसके हाथ में क्या है, सेना है, और दिल्ली का मुख्य प्रशासनिक एजेंट है किसका, अहमद शाह अब्दाली का। तो कुल मिला के उसको एक भ्रम तो हम नहीं कह सकते, बट एक प्राउड तो है कि शासक कोई भी हो लेकिन शासन वही कर रहा है, क्योंकि अब्दाली ने अपॉइंट किया शासक, और अब्दाली के प्रशासनिक एजेंट के रूप में नियुक्त किया गया नजीबुद्दौला। तो उसको लग रहा है कि अब्दाली तो वहां इस समय अब्दाली के रूप में मेरे ही देखरेख में शासन कार्य चल रहा और शासक भी है। तो भले ही मुगल सम्राट के रूप में हो, लेकिन नजीबुद्दौला का व्यवहार उसके ऊपर ओवर रूल करने वाला है, ठीक। तो लोग अब उसका ट्रीटमेंट भी थोड़ा सा कुछ असहनीय टाइप का था, और एक डर भी बना हुआ था। ये दोनों चीजें थी। तो एक लाइन को यहाँ मेंशन करना, इतना तो केवल जाने रहिए। नजीबुद्दौला के भय से, डर से, ये मतलब शाह आलम, नजीबुद्दौला के भय से, डर से ये अवध के नवाब के यहां रह रहे थे। He was living at नवाबा अवध एट होम। आप होम न लिखो, बस एट नवाबा अवध लिख लो। तो घर में भी जगह नहीं दिया उसने, इलाहाबाद में रखा है इनको। तो उसके यहाँ रहे थे नजीबुद्दौला के, ड्यू टू फियर ऑफ नजीबुद्दौला। पहली बात, ठीक। दूसरी बात, बक्सर के युद्ध में इन्होंने अवध के नवाब के साथ मीर कासिम का साथ दिया था। ही सपोर्टेड
to Mir Qasim with Sujaud-Dawla in the Battle of Buxar. बक्सर के युद्ध में इन्होंने सुजाउद्दौला के साथ, सुजाउद्दौला अवध का नवाब है, मीर कासिम का साथ दिया था। हु वॉज द मीर कासिम? मीर कासिम बंगाल का भगोड़ा नवाब था। भगोड़ा नवाब मतलब जिसको वहां से निकाल दिया गया था, गवर्नर ने, ब्रिटिश गवर्नर, ईस्ट इंडिया कंपनी के गवर्नर ने निकाल दिया, और कुछ हरकतें उसकी थी उनकी, उसके खिलाफ ऐसी, तो वो फिर अंग्रेजों के खिलाफ एक, चूंकि निकाल दिया तो सेना तो उसके हाथ से चली गई, इसके हाथ में कोई ताकत तो रही नहीं बंगाल से, तो निकला कि हमको लड़ना है, अंग्रेजों से बदला लेना है। तो वो सुजाउद्दौला का सपोर्ट लिया, और सुजाउद्दौला के घर में ही ये रह रहे थे, मुगल सम्राट उसके यहाँ ही रह रहे थे, तो इनको भी ये भी कि जो भी थोड़ा बहुत है तुम भी लेके आओ। तो तीनों लोग मिल के लड़े थे बक्सर के युद्ध में। किसके खिलाफ? अंग्रेजों के खिलाफ, ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना के खिलाफ। शाह आलम द्वितीय, सुजाउद्दौला और मीर कासिम। फिर भी हार गए। इसे होता ना, फिर भी खाली हाथ आ गए, तो फिर भी हार गए। तो देखिए, ये ऐसा तीर है अंग्रेजों का, जहां पर कबीर या रहीम जिसने भी कहा, उनका वो दोहा झूठा हो जाता है कि एक ही साधे सब सधे, वो सब साधे सब जाए। एक तीर से 3 निशाने किए उसने, सीधे दिल्ली ले लिया बक्सर के युद्ध में। बक्सर के युद्ध का बड़ा परिणाम है। बंगाल पर तो अपने कैप्चर ने उसने स्थायी बनाया ही बनाया, साथ ही अवध को भी लपेट लिया और दिल्ली को, तीनों आ गए ना साथ में। तो एक देखने में बंगाल से एक युद्ध है, लेकिन एक्चुअली ये युद्ध बहुत बड़ा प्रभाव रखने वाला युद्ध है, जिसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे भविष्य में। ठीक है, तब भी उतना नहीं करेंगे जितना जरूरत है करेंगे। तो आगे लिखिए। तो शामिल हुए, फिर भी पराजित हो गए, परंतु पराजित हुए, ये भी नोट कर लीजिए, पराजित हुए, बट गॉट डिफीट। ठीक, रॉबर्ट क्लाइव ने इसी समय, रॉबर्ट क्लाइव ने इसी समय, मतलब आफ्टर बैटल ऑफ बक्सर, रॉबर्ट क्लाइव ने इसी समय इनसे इलाहाबाद की संधि की। रॉबर्ट क्लाइव डिड ए ट्रीटी with Shah Alam did a treaty with Shah Alam just after battle, named Treaty of Allahabad, named Treaty of Allahabad। इलाहाबाद की संधि के नाम से इनसे एक संधि करी। किसने करी? रॉबर्ट क्लाइव ने करी, जस्ट आफ्टर बैटल ऑफ बक्सर, या बैटल, युद्ध के तुरंत बाद एक संधि हुई। ठीक है, नोट कर लिया। तो अब शाह आलम द्वितीय से संधि हो रही है, इलाहाबाद की पहली संधि है। तो लड़ा तो गया मीर कासिम से, लेकिन प्रभाव दिल्ली में उसको एक्स्ट्रा क्या मिला, जो अगर ये शामिल ना होते तो हो सकता ना मिलता। और अकॉर्डिंग टू दिस ट्रीटी, यही लिखना है, अकॉर्डिंग टू दिस ट्रीटी द कंपनी गॉट, अकॉर्डिंग टू दिस ट्रीटी द कंपनी गॉट क्या पाई कंपनी? कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी मिल गई। कंपनी गॉट द
रेवेन्यू, दीवानी में रेवेन्यू राइट्स होता है, राजस्व का अधिकार। रेवेन्यू राइट्स ऑफ द बंगाल, बिहार एंड ओडिशा। कंपनी गॉट द रेवेन्यू राइट्स ऑफ बंगाल, बिहार एंड ओडिशा। ये इलाहाबाद की पहली संधि हुई, मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय से हुई, और कंपनी ने बंगाल, बिहार, उड़ीसा तीनों, चूंकि बंगाल में उनका सेंटर था, किसका, ईस्ट इंडिया कंपनी का, और बिहार, उड़ीसा उसके सटे हुए क्षेत्र थे, तो बंगाल से, हुगली से अपने इस फील्ड को, क्योंकि बंगाल पर उसका तो लगभग अधिकार प्लासी से ही था, तो उस प्लासी वाले अधिकार को एक्सटेंड किया उसने, बढ़ाया, और कहां तक ले गए, बक्सर के बाद बिहार और उड़ीसा तक ले गए। तो प्लासी के बाद बक्सर का एक और रिजल्ट देखने को मिलता है, जो अब एक, जैसे एक प्रश्न तो जनरली आता ही रहता है कि बक्सर के युद्ध ने प्लासी पर पक्की मोहर लगा दी, यानी बक्सर प्रूव्ड द प्लासी। समझाना है आपको, लिखना, ऐसा तो आता रहता, कई बार आता रहता, लेकिन एक नेचर और आप समझ सकते हैं कि बक्सर वॉज द एक्सटेंशन ऑफ प्लासी। बक्सर जो है प्लासी का विस्तार भी था, ठीक है। तो वो इस रूप में है, विस्तार किस रूप में है कि प्लासी में बंगाल ही कब्जे में था और बंगाल पर ही उसके राइट्स काम करते थे, जो बढ़ करके कहां तक आ गए, बिहार और उड़ीसा को भी ऐड कर लिया गया, ठीक। और वहां पर राजस्व का अधिकार दिया गया था, जो भी राजस्व आए उसको प्लासी में, कुछ क्षेत्रों का बंगाल का, याद है किसी को, पढ़ा है कभी। प्लासी के युद्ध के बाद बंगाल के कुछ जिलों के राजस्व का अधिकार कंपनी को दे दिया गया, कुछ जिले दिए गए थे, वो भी है बंगाल, आगे पढ़ना ही है। तो कुल मिला के कुछ जिले का राजस्व वो लेके गए थे, यहाँ पर दीवानी ले लिए, राजस्व वसूलने का अधिकार। दीवानी का मतलब राजस्व कलेक्ट करने का, और राजस्व का अधिकार, दोनों में डिफरेंस क्या है, वसूला हुआ प्रॉपर्टी उठा के उनको दे दिया जाता था, इतना आया आप ले लो, ये राइट है राजस्व का, ठीक है। और दीवानी मिल गई मतलब वो प्रॉपर्टी कलेक्शन भी इन्हीं को करनी है, ठीक है। तो ये बड़ा अधिकार है। तो बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी इनको मिल गई इलाहाबाद की पहली संधि से, इनके समय में, ओके। और शुजाउद्दौला से संधि करके, शुजाउद्दौला से इलाहाबाद की द्वितीय संधि करके, और शुजाउद्दौला से इलाहाबाद की द्वितीय संधि करके इलाहाबाद और कड़ा के जिले मुगल सम्राट को दे दिए गए। द डिस्ट्रिक्ट ऑफ इलाहाबाद एंड कड़ा, द डिस्ट्रिक्ट ऑफ इलाहाबाद एंड कड़ा was given to Mughal emperor, means Shah Alam দ্বিতীয়, was given to Mughal emperor after doing second treaty of Allahabad with Sujauddaulah. After doing the second treaty of Allahabad with सुजाउद्दौला, सुजाउद्दौला के साथ इलाहाबाद की दूसरी संधि करके या करने के बाद इलाहाबाद और कड़ा के जिले किसको दे दिए गए, शाह आलम द्वितीय को। खैर, चलिए, ये इतनी बड़ी घटना हो रही है इनके यहाँ, इसको हिंट कीजिए और आगे बढ़ते हैं। 1772 में, नेक्स्ट लाइन में, इन 1772 द मराठा लीडर महादजी सिंधिया, इन 1772 द मराठा लीडर महादजी सिंधिया, महादजी सिंधिया brought the
शाह आलम सेकेंड had brought the Shah Alam second to Delhi. Had brought the Shah Alam second to Delhi. मराठा सरदार महादजी सिंधिया 1772 में शाह आलम द्वितीय को दिल्ली ले आए। चलो हम हैं, चिंतक बात नहीं है, घबराना नहीं, मैं हूं, अपनी गद्दी पर बैठो। वो भी विश्वास करके मराठों का चला आया। चलो मराठे इस समय ठीक ठाक स्थिति में, सब कोई इनसे डर रहे हैं, पोजीशन अच्छी है, तो चले चलते हैं। तो वो चला भी आया, आके दिल्ली की गद्दी पर बैठा दिया, ब्रॉड टू दिल्ली। ठीक, फिर अपना चले गए। कब तक रहेंगे दिल्ली? फिर वो चले गए, बैठा दिए। आफ्टर दैट, उसके बाद नजीबुद्दौला के पौत्र गुलाम कादिर ने 1788 में इन्हें अंधा बना दिया। द ग्रैंडसन ऑफ नजीबुद्दौला, गुलाम कादिर, द ग्रैंडसन ऑफ नजीबुद्दौला, गुलाम कादिर, made him blind in 1788, made him blind in 1788। इसके बाद 1788 ईस्वी में नजीबुद्दौला के पौत्र गुलाम कादिर ने इन्हें अंधा बना दिया कि दोनों आंखें उसने निकाल ली। ठीक, किसकी? शाह आलम द्वितीय की, अंधा बना दिया। 1803 ईस्वी में, इसके बाद अगली लाइन में 1803 ईस्वी में, 1803 ईस्वी में ब्रिटिश सेनापति लेक ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया। द ब्रिटिश कमांडर इन चीफ लेक इन 1803, ब्रिटिश कमांडर इन चीफ लेक, लेक जो भी लिखा है, कैप्चर्ड द दिल्ली, कैप्चर्ड द दिल्ली इन 1803। (1803) में ब्रिटिश सेनापति जनरल लेक ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया। द ब्रिटिश कमांडर इन चीफ जनरल लेक कैप्चर्ड द दिल्ली इन 1803। क्लियर है? इसके बाद मुगल सम्राट अंग्रेजों के पेंशनर बन गए। आफ्टर दैट द मुगल एम्परर्स, इसके बाद मुगल सम्राट अंग्रेजों के पेंशनर बन गए। आफ्टर दैट द मुगल एम्परर्स बिकम पेंशनर ऑफ द ब्रिटिशर्स, बिकम पेंशनर ऑफ द ब्रिटिशर्स। पेंशनर मतलब समझ रहे हो ना, मंथली फिक्स कर दिया, इतना आपके खर्चे के लिए जा रहा है, पेंशन लो। अंग्रेजों ने यही किया है भारतीय शासकों के साथ, जिसको हटाया सबके साथ न्याय किया है, उसने पेंशन दिया, खर्चा पानी का ध्यान रखा है। उसने कहा पेंशन लो और राज्य करने की टेंशन हमको दे दो, शासन सत्ता हम संभालेंगे, आप बिल्कुल पेंशन ले करके और हुक्का बीड़ी आपका चलता रहना चाहिए, जो भी और भी आदतें हैं। तो उतना पैसा वो दे देते थे। हालांकि इन शासकों का उतने में तब भी चलता नहीं था फिलहाल। तो इसके बाद मुगल सम्राट अंग्रेजों के पेंशनर बन गए। ठीक, 1806 ईस्वी में इनकी हत्या कर दी गई। इन 1806 ही वाज किल्ड, इन 1806 ही वाज किल्ड। 1806 ईस्वी में इनके हत्या कर दी गई। थोड़ा सा बड़ा है इनके यहाँ का जो घटनाक्रम है और इम्पोर्टेंट भी है,
तो हत्या कर देगी तो काम इनका ख़त्म हो गया। एक बार रिकैप लेते हैं थोड़ा सा इनका कि शाह आलम द्वितीय भी नजीबुद्दौला के रहमो करम से शासक बनते हैं। किससे? अहमद शाह अब्दाली के। नजीबुद्दौला की स्थिति वैसे की वैसी है दिल्ली में जैसे कि उसने अपॉइंट किया हुआ था इसके पहले आलमगीर द्वितीय के समय में, लेकिन नजीबुद्दौला के भय से ये अवध के नवाब के यहाँ रह रहे थे जो इनको इलाहाबाद में शरण दे रखा था। इलाहाबाद भी एक क्षेत्र था, बड़ा ठीक ठाक क्षेत्र था अवध के नवाब के यहाँ, तो इलाहाबाद में इनको शरण दे रखा था। इनको डर था कि इनकी हत्या कर दी जाएगी, ठीक है। हालांकि इनका डर सही था और इलाहाबाद में ही रहते बंगाल के साथ अंग्रेजों की जो घटना घटी जिसके कारण बक्सर का प्रसिद्ध युद्ध हुआ, तो बक्सर के युद्ध में मीर कासिम के साथ शाह आलम द्वितीय भी जो है शुजाउद्दौला के साथ मीर कासिम का साथ दिए। 3 लोग मिलकर के अंग्रेजों से लड़े, ईस्ट इंडिया कंपनी से लड़े। हालांकि पराजित हुए, तीनों लोग मिल करके लड़े, फिर भी पराजित हुए। पराजित होने के बाद अंग्रेजों का बंगाल से विस्तार अवध और दिल्ली तक हुआ और इसी के बाद अंग्रेजों को स्पेशली रॉबर्ट क्लाइव को मौका मिला संधि करने का, शाह आलम द्वितीय से भी और शुजाउद्दौला से भी। तो इलाहाबाद की 2 प्रसिद्ध संधियां होती हैं। बक्सर के युद्ध के बाद इलाहाबाद की 2 प्रसिद्ध संधियां होती हैं, एक 12 अगस्त 1765, एक 15 अगस्त या 16 अगस्त 1765। 12 अगस्त 1765 की जो संधि है वो शाह आलम द्वितीय के साथ होती है। शाह आलम द्वितीय के साथ जो संधि होती है इसमें बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी अंग्रेजों को दे दी जाती है, जो रेवेन्यू राइट से पूरा उनको दे दिया जाता है। हालांकि खर्चे बहुत कम रहे अपने मुगल सम्राट के, इसके लिए उसने यानी रॉबर्ट क्लाइव ने वादा किया किससे? मुगल सम्राट से कि आपको हम कुछ जिले देंगे आपके खर्चे के लिए। तो वो जिले थे अवध के, इलाहाबाद और कड़ा। इलाहाबाद और कड़ा के जिले थे अवध के और रॉबर्ट क्लाइव ने वादा किया कि भाई ये जिले हम आपको दे देंगे। क्षेत्र किसका है? अवध के नवाब शुजाउद्दौला का। वादा कौन कर रहा? हम दे देंगे। जैसे प्रॉपर्टी आपकी है, वादा हम कर रहे हैं कि भाई ये प्रॉपर्टी हम आपको दे देंगे, है। तो पहली संधि में इलाहाबाद और कड़ा के क्षेत्र मुगल सम्राट को देने का वादा किया गया, क्योंकि प्रॉपर्टी दूसरे की थी इसलिए दिया तुरंत नहीं गया, ठीक है। और इलाहाबाद की जब दूसरी संधि हुई तो वो फिर शुजाउद्दौला के साथ हुई और शुजाउद्दौला के साथ संधि करके इलाहाबाद और कड़ा के क्षेत्र उससे लेकर के शाह आलम द्वितीय को दे दिए गए, ठीक। पहली 12 अगस्त 1765 को है और दूसरी 16 अगस्त 1765 को है। बाद में फिर महादजी सिंधिया का दौरा हुआ, कहाँ? दिल्ली में। इसने देखा सम्राट है नहीं, वहाँ रह रहे हैं, कारण पता किया, गया इलाहाबाद, निकाल के लाया, दिल्ली बिठाया, आश्वासन दिया। हालांकि वो चला गया तो वही हुआ जो होना था, जिसके भय के कारण वो रह नहीं रहा था। नजीबुद्दौला के पोत गुलाम कादिर ने इसको अंधा बना दिया। बाद में 1803 ईस्वी में लेक ने कब्जा कर लिया और फिर कहानी खत्म। पेंशनर बना दिए गए, मार दिए गए 1800 हो गया। अब इसको एक आध बार अपने मन में भी दोहरा लो तो तथ्य जो है याद रहेंगे।